I, Purushottam Kumar Pathak, welcome you to your YouTube channel, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने यह जाना कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार संचालित होती हैं। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन हो का समाधान कैसे होता है। आइए चर्चा करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में। इसके संकल्पना को समझने के लिए हम आपके पास एक उदाहरण रखना चाह रहे हैं। मान लिया जाए कि आपके गांव में एक आम का बगीचा है और वह आम का बगीचा में जो फल हो रहा है या आम की लकड़ियां हैं, आम के जो पेड़ है, उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, बल्कि वो पूरे गांव का है। वहाँ उसका जो फल होगा वो पूरे गांव के सभी लोगों के बीच बांटा जाएगा। अगर वहाँ से कोई जो लकड़ियां मिल रही हैं वो पूरे गांव में बांटे जाएंगे। तो आप कहते हैं कि ये बगीचा जो है किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये पूरे गाँव का एक सामूहिक बगीचा है। तो ठीक इसी संकल्पना के आधार पर अगर देश की अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी संसाधनों पर अगर सार्वजनिक स्वामित्व हो, एक सरकार का अधिकार हो, तो हम उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहली विशेषता है उत्पत्ति के साधनों पर। उत्पत्ति के साधन मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और साहस पर सार्वजनिक स्वामित्व है, एक सरकार का अधिकार है, और इन साधनों का प्रयोग करने का अधिकार भी सरकार के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। मिनिमम स्वास्थ्य सुविधाएं सबों को मिले, न्यूनतम शिक्षा सबों को मिले, तो सबों के कल्याण, जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से यहाँ पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो उपभोक्ता है वह अपनी पसंद की वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग नहीं कर सकता है। एक उत्पादक है वह अपने पसंद के वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि यहां पर केंद्रीय प्राधिकरण योजनाबद्ध योजना तैयार करके उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है जिसकी आवश्यकता समाज के लोगों के पास होती है। समाज के लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसलिए यहां पर एक व्यक्ति अपने पसंद के वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह सरकार की जवाबदेही होती है, रोजगार का समान अवसर उपलब्ध कराए, और ये उपलब्ध कराती है। इसलिए यहाँ पर आय का जो वितरण होता है वह समान होता है। लेकिन हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा था कि वहाँ पर आय का वितरण असमान होता है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सब कुछ व्यक्ति विशेष का होता है। अब देखिए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। तो केंद्रीय समस्याएं क्या क्या हैं, रिकॉल कीजिए। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और किसके लिए उत्पादन करें। तो सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन करें। तो अभी हमने चर्चा के दौरान एक शब्द आया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है जो समाज के लोगों की न्यूनतम आवश्यकता है। तो समाज के लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर उत्पादित की जाने वाली वस्तु का निर्धारण सरकार करती है, और इसके लिए सरकार एक अलग संस्था तैयार करती है, जिस संस्था को हम केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण, सेंट्रल
प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं। इसका काम है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना, आकलन के आधार पर प्लानिंग करना कि हमें क्या बनाना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है। इसी प्लानिंग के आधार पर वस्तु का उत्पादन किया जाता है और वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है और उस कीमत को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस या प्रशासित कीमत। न्यूनतम औसत लागत के बराबर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा होता है इस वस्तु समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और ये हो सकता है ऐसा कि उस कीमत पर वस्तु की मांग अधिक हो जाए। ऐसा इसलिए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का उद्देश्य ही होता है कि इसकी मांग हो, उत्पादन के बाद जब बाजार में वस्तुएं जाती हैं तो वह बाजार में बिकनी चाहिए। उसके उत्पादन की सीमा एक निश्चित होती है, लिमिट में होती है। तो वैसी परिस्थिति में मान लिया जाए कि चावल का उत्पादन हुआ, चावल हमारे लिए आवश्यक वस्तु भी है। चावल का उत्पादन हुआ मान लिया जाए कि 5 क्विंटल, बाजार में बिकने के लिए गया चावल, अचानक देखा गया कि उसकी मांग 20 क्विंटल के बराबर हो गई। तब क्या किया जाएगा? यहाँ उत्पादन बढ़ेगा नहीं। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक साल में हमको 5 क्विंटल उत्पादन का ही प्लानिंग किया हुआ है। तो इसलिए उस मांग को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? राशनिंग किया जाता है, कोटा सिस्टम तैयार किया जाता है। यहाँ पर यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा ही दी जाएगी, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जैसे ही उस व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रख। किसके लिए कैसे उत्पादन हो? मतलब उत्पादन के तकनीक के चयन, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी यह आकलन करती है कि हमारे देश में किसकी अधिकता है, किस साधन की अधिकता है। हमारे यहाँ श्रमिकों की अधिकता है कि पूंजी की अधिकता है, श्रम अधिक है कि पूंजी अधिक है। तो उस अधिकता को ध्यान में रख के ही उत्पादन की तकनीक का चयन किया जाता है। किसके लिए उत्पादन हो? तो किसके लिए? तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ही है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। इसलिए यहाँ पर वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन में जो वितरण होता है वो सभी को समान रूप से वितरण किया जाता है। अर्थव्यवस्था की जो हम तीसरे प्रकार की बात कर रहे थे, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिश्रण है। जैसे आपको अगर कहा जाए कि शरबत बना के लाइए, तो शरबत में क्या है? नींबू है, चीनी है, पानी है, सबका मिश्रण है शरबत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषता मिलती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी मिलती है। और क्रियाकलाप जो है वो दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यद्यपि निजी क्षेत्र के उद्योग यहाँ पर हैं, लेकिन वे स्वच्छंद नहीं हैं, वे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार उन पर मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के तहत अंकुश लगाने का कार्य करती है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैक्रो इकोनॉमिक समष्टिगत अर्थशास्त्र में मिलेगी। फिर भी यहाँ पर एक थोड़ी जानकारी, अल्प जानकारी कि मौद्रिक नीति का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कंट्रोल करने से। हम मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करेंगे, कितनी मात्रा में मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, इस पर नियंत्रण, इस पर अंकुश लगाने का काम जो नीति करती है उसको हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। और सरकार की आय और सरकार की व्यय, इनकम, रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट से संबंधित नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इजाजत दीजिए और आप बने रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।